या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ये रोल बनता है यहाँ पे सिलेबस प्रिंट आउट कराना। ठीक है, सिलेबस प्रिंट आउट करवाइए और उसके बाद अगर जो भी टॉपिक आपने अपनी पीडीएफ में देख लिया, आपने वीडियो में देख लिया, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, मेरा ये टॉपिक या पॉइंट आपका कवर हो गया। तो सिलेबस के आधार पे केजीएमयू के बच्चे जो है रिवीजन कर सकते हैं और नेट के बच्चे जो है इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च के बारे में। ठीक है, 7:15 पर हमारी क्लास चलेगी पीएम पर। और रिसर्च में एनपीसी एक टॉपिक होगा आपका, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और एक टॉपिक होगा समाज कार्य शोध का चरण यानी स्टेप, और एक होगा न्यायादर्श यानी सैम्पलिंग। ये हमारा टॉपिक होगा। थोड़ा सा हम बात करेंगे इसी में एक टेस्ट। ठीक है, ये हमारा 4 टॉपिक होगा और आज हम इसको समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 पर। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम सभी लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पीएचडी सोशल वर्क के पेपर को। रिसर्च का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग कर रहे हैं सोशल वर्क का पेपर। ठीक है, इसी में 50 प्रश्न जो है सोशल वर्क के हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों के सामने इस समय प्रस्तुत किया हूँ 13 नंबर का। और सवाल आपके सामने है कि फैक्ट्री अधिनियम की कौन सी धारा है जो धारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को लेकर रोक लगाती है, कि भाई आप रोजगार नहीं कर सकते हैं 14 साल से कम उम्र के अगर हैं तो बताइए वो कौन सा धारा है फैक्ट्री अधिनियम का। सर 69। 69 नहीं मैडम, 67 है ना? क्या है? 67। 67। हाँ 67 है। देखो फैक्ट्री एक्ट है मैडम 1948 का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कहा गया कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है, और काम पर रखने का जो रोक लगाता है वो अधिनियम आपका आता है फैक्ट्री एक्ट 1948 की। धारा आती है 67। ठीक है, इसी एक्ट में मैं आपको बता दूं कि बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बताया गया है कि जिनकी आयु 14 वर्ष नहीं हो पाई है वो अभी बच्चे हैं। ठीक है, वहीं अगर भारतीय अधिनियम की बात आप करते हैं तो आपको याद होगा आर्टिकल 124, जानते हैं सभी लोग कि किसी भी फैक्ट्री या खदान या किसी भी खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाने के संदर्भ में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारतीय अधिनियम का अनुच्छेद 24 और धारा फैक्ट्री अधिनियम 1948 का 67 दोनों इम्पॉर्टेंट है। परीक्षाओं में आजकल ये चल रहे हैं पैटर्न, कम उम्र में भी बच्चों को जॉब पे रख देते हैं या काम पे लगा देते हैं, जो ट्रेंड है जो बेसिकली आजकल का। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल पर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में, देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 के रूप में, यानी सूची एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। बहुत ही आसान सा सवाल होगा आप सबके सामने कि पहला पॉइंट कहता है कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है, ये आपको जवाब बताना है। राजा राम मोहन राय सर ब्रह्म समाज। ब्रह्मो समाज से संबंधित है, ये बात आपने सही बताया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है आर्य समाज से। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है रामकृष्ण मिशन से। गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम याद रखना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से, है ना? तो ये सभी जो हैं संस्थाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं सामाजिक संस्थाएं। अगर मैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करता हूँ तो ये एक सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में की, है ना? याद रखिएगा। और उद्देश्य मात्र इतना था कि भारतीय नवयुवकों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और समाज कल्याणकारी कार्यों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये एक अहम रोल था।
वहीं ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रहा, बहुत ही फेमस रहा, जिसकी स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और यह हिंदू धर्म में सुधार को लेकर और इक्वेशरवाद को लेकर, शिक्षा को लेकर, सामाजिक समानता को लेकर बढ़ावा देने के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। तो 1828 आपको याद रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। अंधविश्वास का विरोध करना, सामाजिक समानता को स्थापित करना, हिंदू धर्म में सुधार करना, ऐसा उद्देश्य रखा गया था ब्रह्म समाज का। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था और यह संगठन बेसिकली बताता है वेदों की प्रामाणिकता, बेसिकली मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जातिगत भेदभाव का विरोध करता है ये। तो हिंदू धर्म को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के संदर्भ में ये संस्था की स्थापना की गई थी। और आर्य समाज ईश्वर को एक और निराकार के रूप में बेसिकली मानता है। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज में वेदों को ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त और सत्य को मानने वाली शब्द को संचालित करता है। तो आर्य समाज इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद रामकृष्ण मिशन आता है। ये भी एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई सन 1897 में बेसिकली बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए, मानवीय सेवा पर इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं। और इसका सही विकल्प के रूप में अगर आप लोग बात करिएगा तो पहले का 2 गया है, तो 2 को ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दूसरा मिल रहा है और सेकंड विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। पहले का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है और चौथे का पहला है, ठीक है। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको सूची 1 और सूची 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से आप लोगों को इसको जवाब देना है। सूची 1 में अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्ट डब्ल्यू रेस्ट्रो के बारे में, ठीक है, ये किससे संदर्भित है या किसके संदर्भ में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि यह आर्थिक विकास का चरण है, ठीक है, यह आर्थिक विकास का चरण है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में पहले का पहला ही मैच हुआ है। वॉल्ट विटमैन, डब्ल्यू से विटमैन होता है और रेस्ट्रो, ठीक है। ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, ठीक है, फेमस पर्सन। इनका नाम याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर ये किसी से रिलेट होते हैं तो ये आर्थिक विकास के चरण से संबंधित होते हैं। याद रखिएगा आर्थिक विकास के चरण। आर्थिक विकास के चरण इन्होंने कब दिया था, तो सन 1960 में दिया था। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इनकी एक किताब भी आई और उस किताब में इन्होंने लिखा था द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करके, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करके इन्होंने चीज़ें को शामिल किया था और 1960 में, ठीक है। तो आर्थिक विकास को लेकर इन्होंने बेसिकली ये पुस्तक लिखी और टेक ऑफ मॉडल इसको बोला भी गया, टेक ऑफ मॉडल, ठीक है, टेक ऑफ मॉडल का नाम भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट विकल्प पर, तो आता है जो है पाब्लो गोला, ठीक है, यहाँ पे देखो गोजालेज, ठीक है, गोजालेज और कैसानोवा, ये एक नाम है। ये किससे संबंधित हैं ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये समाजशास्त्री हैं और इनका अगर हम बात करते हैं तो संबंध आंतरिक उपनिवेशवाद से है, ठीक है। और याद रखिएगा सोशोलॉजिस्ट महोदय का नाम देखने को मिलता है, एक समाजशास्त्री के साथ साथ इतिहासकार भी रहे हैं ये। और इन्होंने 2003 में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जोस पार्टी पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। और इनका संबंध अगर किसी से पूछा जाए तो कहाँ पर आता है, तो आंतरिक उपनिवेशवाद में इनका नाम देखने को मिलता है। ये बेसिकली इंटरनल एक कोलोनिज्म शब्द है। ये होता क्या है, मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ एक राष्ट्र के भीतर एक जाति या नस्ल यानी समूह या अन्य समूह पर उसी तरह के शासन करना, है ना, उसी तरह का शासन करना, जैसे कि विदेशी उपनिवेशवाद,
ठीक है। तो एक राज्य के भीतर बेसिकली असमानता, आर्थिक शोषण, सामाजिक नियंत्रण को जैसे शब्द अगर दर्शाता है तो ये एक प्रकार का उपनिवेशवाद है। ठीक है, उपनिवेशवाद है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारत में कुछ क्षेत्रों और समुदाय के संसाधनों और अवसरों तक समान रूप से पहुंच नहीं मिल पाती है, जो आंतरिक उपनिवेशवाद का एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है, भारत में अगर किसी कम्युनिटी में रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहा है, उपनिवेशवाद नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, समुदाय में संसाधन, अवसर वगैरह में बेसिकली पीछे रह जाता है, तो उस क्रिया में उसको आंतरिक उपनिवेशवाद का नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उपनिवेशवाद में बेसिकली कम्युनिटी को ही रिलेट कराया जाता है और देखा जाता है कि उसमें चीज़ें पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही है। तो आंतरिक उपनिवेशवाद पर अगर किसी ने बात किया है तो गोजालेज का नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, ये नाम आता है। आंद्रे अगर हम बात करते हैं तो गुंडर प्रैंक का नाम ये एक प्रकार से आर्थिक ऐतिहासिक के साथ साथ जर्मन समाजशास्त्री रहे हैं, या अमेरिकी समाजशास्त्री भी कह सकते हैं, और आर्थिक इतिहासकार के नाम से भी इनको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली निर्भरता का एक सिद्धांत दिया था और एक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। जो निर्भरता का सिद्धांत था वो बेसिकली 1970 के बाद आया था, और जो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत था वो 1984 के समय में आया था। तो इनके दो सिद्धांत भी नाम आते हैं, परंतु इनका नाम अगर किसी से सम्मिलित होता है यहाँ पर तो आप सभी लोग लगा सकते हो अर्थव्यवस्था के केंद्र और परिधि पर। ठीक है, यहाँ इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के केंद्र और परिधि एक ऐसा मॉडल जो विभिन्न देश और क्षेत्रों के बीच ना आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की व्याख्या करता है, उसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था के केंद्र और परिधि। ठीक है, एक नाम आता है नोवाक का नाम। ठीक है, नोवाक का नाम बेसिकली देखने को अगर कहीं पर मिला है तो वह आर्थिक विकास असमान और संयुक्त विकास के सिद्धांत में इनका नाम देखने को मिला है। ठीक है, असमान और संयुक्त विकास के सिद्धांत में। ठीक है, और पूंजीवाद का विकास एक समान रूप से नहीं होता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और देशों में ना असमान दर से होता है, ये बात बताया इन्होंने। ठीक है, पूंजीवाद को लेकर असमान दर से होता है, इसलिए असमान और संयुक्त विकास के सिद्धांत नोवाक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले का पहला गया है, दूसरे का तीसरा गया है ना, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा। आप देखिए विकल्प नंबर सेकंड, दो सर। हाँ, दूसरा सही विकल्प है आपके सामने। एक और सवाल देखिए सोशल वर्क का ही है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16 रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। कॉमन सा सवाल है, कुछ टफ चीज़ें नहीं है, कि समूह भागीदारी को प्रभावित करने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सवाल है सर एबीसी। सर एबीसी होगा। बड़ा आसान शब्द था, बिल्कुल बिल्कुल एबीसी पहला सब। हाँ, अगर हम बात सर करें शब्द धमकी, जी बोलिए मैडम। चलिए देखिए, समूह भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक है ना, जिसमें व्यक्तिगत कारक हो सकता है, समूह कारक हो सकता है, बाहरी कारक भी हो सकता है ना। व्यक्तिगत कारक में क्या हो सकता है, व्यक्ति की रुचि हो सकती है, प्रेरणा हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है। समूह कारक में क्या हो सकता है, समूह का लक्ष्य हो सकता है, संरचना हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। बाहरी कारक में क्या चीज़ें हो सकती है, आर्थिक सामाजिक स्थिति और संस्कृति और उपलब्ध अवसर, ये चीज़ें आते हैं। परंतु समूह भागीदारी को प्रभावित करने वाले कुछ और भी पॉजिटिव शब्द हैं, जैसे भागीदारी का विषय हो गया, भागीदारी का स्तर हो गया, लोगों का निकटता हो गया, ये शब्द इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना। यहाँ धमकी एक शब्द दिया गया है, जो कि धमकी नेगेटिव शब्द है, ये समूह की भागीदारी को रिलेट नहीं कराता है। ए बी सी वाला ऑप्शन पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे 17 नंबर पर, और ये भी एक्ट के संबंध में है और आसान सा सवाल है। हिंदू विवाह अधिनियम किससे मैच होता है? सर 1955। 1955, ओके। और भी कोई बच्चा? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो भारतीय कानून है ना, जो भारतीय कानून है, जो हिंदू धर्म के मानने वालों के विवाह से संबंधित है, तो 24 नवंबर 1955 बेसिकली लागू किया गया था हिंदू विवाह को एक समान कानूनी आधार प्रदान करने के संदर्भ में।
और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? सर 1856। 1856 यानी तीसरा। बिल्कुल आपने सही कहा। एक ब्रिटिश विधान था जिसे भारत में ना हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, तो ये 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था और 26 जुलाई 1856 को ये लागू हो गया था। ठीक है, तो ये भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट, हिंदू विवाह कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण अधिनियम है सर 1960। 1954। 1960 में 54 होगा पहला होगा। तो बेसिकली क्या था ये कि भारतीय अधिनियम है जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है ना, उसी के तहत कुछ न्यायालयों की कार्यवाही को वैध करता है ये अधिनियम 60 वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1960 लगाएंगे पहला वाला। और विशेष विवाह अधिनियम सर 1954। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो भारत के लोगों को, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों धर्मनिरपेक्ष नागरिक विवाह का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये 1954 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 2, 3, 1, 4 होगा वो ऑप्शन सही होगा। सर सेकंड। ठीक है, सेकंड विकल्प आप ले रहे हो, तो सेकंड सही होगा। ये सवाल लिखिएगा, किसी असाधारण और विनाशकारी अनुभव के बाद की गई पिछली प्रतिक्रिया जो नुकसान के प्रति उसकी अजेयता की भावना को चकनाचूर कर देती है ना, उसे हम लोग क्या नाम देंगे प्लीज? सर तीसरा होगा। सर तीसरा ही Option होगा, third। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, चलिए इसकी एक बार इंग्लिश भी देख लेंगे आप सभी लोग, क्योंकि इसमें कुछ शब्द हैं ऐसे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे, है ना। तो हम चाहेंगे कि इंग्लिश भी चीज़ों को देखते चलिएगा और हिंदी भी, दोनों चीज़ें आप साथ में करते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। अब नाम बताएं। ट्रॉमा कहने का मतलब सिंपल है कि किसी असाधारण या भयावह अनुभव के बाद होने वाली प्रतिक्रिया जो किसी व्यक्ति की असुरक्षा की भावना को चकनाचूर कर देती है, आघात के रूप में वो जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? वो आघात के रूप में जानी जाती है। यानी आप कह सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपका जो बनेगा वो विकल्प में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब मानसिक आघात के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे अवसाद, चिंता, है ना, और अभिघात पश्चात तनाव विकार, यानी आप इसे PTSD का नाम देते हैं, है ना। सही ऑप्शन क्या है आपका? सी है, यानी थर्ड है। ठीक है, सवाल यह है कि असाधारण या विनाशकारी अनुभव के बाद की गई पिछली प्रतिक्रिया को नुकसान के प्रति अजेयता के भावना को चकनाचूर कर देती है, वो PTSD होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। ये सवाल आपके सामने है कि प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम यानी ध्रुव, ठीक है, को अपने कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रतिभावान डैश की पहचान और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन 1। सर बच्चे, युवा महिला, मॉनिटरी सर चौथा। अब सुनिए, प्रधानमंत्री नवोवेशी या अभिनव
शिक्षण कार्यक्रम इसको हम लोग ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए ये होता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है ताकि वे अपने कौशल और ज्ञान को समृद्ध कर सकें, है ना। और ये ध्रुव का उद्देश्य विज्ञान और प्रदर्शन कला में प्रतिभा को बढ़ावा देने के संदर्भ में है। साथ ही भविष्य के चरणों में रचनात्मक लेखन करने से संबंधित है ना। तो ऐसे नाम जो आप लोगों को देखने को मिलता है, वो अगर हम आपसे बात करते हैं तो सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। विकल्प आपका फर्स्ट सही होगा। ये इम्प्लीमेंट कब किया गया, या आप ऐसा कह लीजिए कि इसको लागू कब किया गया, तो याद रखिएगा इसको अक्टूबर 2019 में इसको लागू किया गया था, है ना। तो यहाँ पे बच्चों के संदर्भ में ये है। अगला सवाल देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम है जो 2005 का है, 2005 का है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है, बताइए। क्या होना चाहिए? सवाल अच्छा है, डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में है सवाल आपके सामने, और ये पूछा गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2000 सर बी और सी। सुरक्षा के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जो है प्रत्यार्थी मतलब जो क्लाइंट है का कोई कार्य, लोप या कुछ करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, ठीक है। अब इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में ये चीज़ें देखो, बात हो रही है प्रोटेक्शन, है ना, ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 के संदर्भ में, और इसी क्रिया में आप लोगों से सवाल पूछा गया है। पहला पॉइंट कहा गया, व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या चाहे किसी मानसिक शारीरिक भलाई की अपहानि करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है और उसकी ऐसी कार्य की प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग कार्य करना भी है। तो इस तरीके कोई कार्य अगर होता है तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत आएगा? ये बात जो व्यथित व्यक्ति होगा, सर ये तो नहीं होगा सर, ये नहीं होगा सर, ये सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे घरेलू हिंसा एक अधिनियम है और ये बात आप भली तरीके से जानते हैं 2005 का है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है घरेलू हिंसा अधिनियम। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण की बात करता है, यस या नो? सही बात है। यस सर, इसकी यस तहत सर। अगर मान लीजिए कोई पीड़ित महिला है, उस पीड़ित महिला को उसके पति या किसी ऐसे वयस्क पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज करने इसमें मदद करने के लिए सरकार के द्वारा संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। घरेलू हिंसा के संदर्भ में वो याचिकाकर्ता के साथ उसके संदर्भ में, महिला के संदर्भ में पॉजिटिव बात करता है उसकी समस्या सुनकर। तो इस अधिनियम में ये कहा गया कि आप घरेलू हिंसा गठित कैसे करेंगे कि ये व्यक्ति घरेलू हिंसा। अब सुनो, अगर कोई घरेलू हिंसा या व्यथित व्यक्ति है, मतलब महिला को मान लीजिए व्यथित व्यक्ति, ठीक, ऐसे मान। अब सोचिए कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या अंग की चाहे किसी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि, मतलब उसका अपहानि का मतलब समझ ही रहे होंगे, है कि नहीं? अपहानि का मतलब क्या हुआ बताइए, समझ में आ रहा है नहीं समझ में? अपहानि, पहले प्रश्न को समझे, बड़ा अच्छा सवाल है। क्षति या हानि या नुकसान, यही ना होता है। आप इसी को इसी कहोगे ना कि भाई हानि, तो अपहानि मतलब शोषण। शोषण, वही क्षति हो रहा है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है, बात वही हुई। फिर कहता है कि उसे कोई क्षति पहुंचाता है,
या उसे संकटापन्न करता है, उसकी ऐसी करने की प्रवृत्ति है। मान लीजिए व्यथित महिला को हानि पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, उसके प्रति संकट उत्पन्न कर रहा है, उसकी एक प्रकार की प्रवृत्ति है। हो सकता है उसके अंतर्गत जिस तरीके की वो हानि पहुंचा रहा है वो हो सकता है शारीरिक दुरुपयोग कर रहा हो सकता है लैंगिक दुरुपयोग कर रहा हो सकता है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, हो सकता है आर्थिक दुरुपयोग कर रहा है। तो क्या ये व्यक्ति, ये बात घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी? सही है सर, आएगी सर। सही है सर। बिल्कुल सही है। सर ऑप्शन ए और डी दो सही है। चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके देखते हैं। ए तो कंफर्म हो गया, बी वाला देखते हैं। किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या उसे संकटात्पन्न करता है, तो क्या वो बात भी घरेलू हिंसा अधिनियम में आएगी? जी नहीं समझ में आया? सर है, सर आएगी सर। बात को समझिएगा अच्छे से। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है किसी दहेज जी सर आएगी। या मूल्यवान प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब जानते हैं? प्रतिभूति एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है, जैसे अनावश्यक हो गया है ना, कोई चीज़ प्रतिभूति करना, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई क्रिया निश्चित रूप से हो रही हो। मूल्यवान निश्चित रूप से है, कोई सिक्योरिटी के रूप में, कोई ऋण के रूप में प्रोवाइड करा रहा है। जैसे होता है ना भाई, गिफ्ट मान लो, प्रतिभूति गिफ्ट मान लो, ठीक है, कोई बहुत ही महंगी गिफ्ट या कोई संपत्ति या दहेज के लिए एक ऐसी विधि के विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए और उससे संबंधित अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित करने की दृष्टि से। तब जैसे कोई व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति है, उत्पीड़न उसका हो रहा है या उसकी हानि या उसको क्षति पहुंचाया जा रहा है, आप दहेज मांग रहे हो, उससे संपत्ति मांग रहे हो, उससे महंगा कोई गिफ्ट मांग रहे हो, भाई क्षमता नहीं है उसको कार देने के लिए, अब उससे कार भी मांग रहे हो, तो ऐसी बात क्या घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता सर आएगा सर, आता है। बिल्कुल आता है, यानी आता है सर। सही है। अब सुनिए पॉइंट नंबर सी, कहता है कि नुकसान या चोटों के खतरों में डालना, नुकसान या चोटों को खतरे में डालना या स्वास्थ्य, जीवन या अंग या अच्छी तरह से खतरे में डालना कि क्या मानसिक हिंसा के अपराधों की शारीरिक या यौन या मौखिक या भावनात्मक या मानसिक दुरुपयोग भी शामिल है? जी सर। शब्द तो कुछ सर है। जैसे अगर हम बात करें आपसे, सर सब यौन शारीरिक आप कह लीजिए या मौखिक कह लीजिए, भावनात्मक कह लीजिए, मानसिक दुर्व्यवहार कर लीजिए, इसी वाला पार्ट। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट में, ए वाले में एकदम सिमिलर है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है, लेकिन जो पहली पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, पहली पॉइंट में जैसे अगर हमने कहा कि नुकसान या चोट जैसे शब्द है ना, नुकसान और चोट जैसे शब्द यहाँ पर शामिल किए गए हैं। फिर कहता अंग या अच्छी तरह से खतरे में डालने की बात कर रहा है, ठीक है, खतरे में डालना, इसका मतलब है कोई चीज या व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है जिससे चोट लगना या बीमार होने या जीने की क्षमता कम होने का खतरा है। जीने का खतरा बेसिकली कम हो सकता है, वहाँ पे शारीरिक भी हो और यौन भी हो, मानसिक दुर्व्यवहार भी हो, ठीक है, हो सकता है आप इसे भी रखेंगे दिमाग में, लेकिन अभी सही मत करिएगा, अभी ऑप्शन को सही मत करिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा तो कुछ चीज़ें लगा कि भाई हो सकता है मे बी, ठीक है, तो इसलिए इसको रखिएगा अभी अपनी मस्तिष्क में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भैया ए और सी में बताओ किसका चुनाव करोगे, तो मैं आप सबसे ये बात यहाँ पे तो कंफर्म कर देता हूँ कि सी के बजाय ए लीजिए तो बहुत बेटर रहेगा। ए वाले में एकदम स्पष्ट कर दिया है, सी वाला थोड़ा सा कंफ्यूज में डाल रखा है इधर उधर करके, लेकिन दोनों को अगर कोई कहे चुनने के लिए तो आप ए को चुनिएगा,
सी वाले को मत चुनिएगा, ठीक है, कम जी दीजिएगा ए की अपेक्षा। लेकिन डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, कहता है कि सभी हिंसा अनजाने में हुई। अरे भाई अगर सभी हिंसा अनजाने में हुई तो फिर तो हिंसा कहाँ से, तो साफ शब्द मुझे लग रहा है गलत ही होगा, है ना। जानबूझ के होता है तभी तो घरेलू हिंसा होता है, अनजाने में थोड़ी ना होता है कोई चीज़। जानबूझ कर की गई एक्टिविटी कोई तो मानोगे आप घरेलू हिंसा के अंतर्गत। बात क्लियर है कि नहीं, बताइए। जी सर। अगर अनजाने में कोई चीज़ होती है तो फिर मिस्टेक कह दो आप, बाई मिस्टेक कह दो। तो अनजाने में हुई या शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार या पीड़िताग्रस्त व्यक्ति की ओर नुकसान को बाहर कर देती है। देखो ये बात बेसिकली कुछ खास सही नहीं है, टोटली गलत है ना। डी वाला पॉइंट एकदम गलत है। कोई बच्चा अभी बोल भी रहा था ए और डी होगा, लेकिन डी तो गलत है। सभी हिंसा अनजाने में हुई और शारीरिक भावनात्मक दुर्व्यवहार और पीड़ित ग्रस्त व्यक्ति की ओर नुकसान को बाहर कर देती है, ठीक है, अनजाने में हुई। तो देखो ये बात अपने स्तर पे तर्क करके आप कह सकते हो सत्य है, परंतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप ऐसी बात मत सोचिए कि ये बात लिखी हुई है, ये बात नहीं लिखी हुई है। आप तर्क के हिसाब से कहेंगे ये बात सत्य है कि अनजाने में कोई घटना अगर घटित हो गई तो अगर वो व्यक्ति सोचे भाई ये तो अनजाने में था, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तो व्यक्ति हो सकता है उस नुकसान से बाहर निकल जाए, है ना। बट ये बातें इसके अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन अब देखना है मैं ऑप्शन में कहा है कि ए और बी को आप प्राथमिकता देना है और सी वाले को कम देना है। फिर भी ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए आइए ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर सही विकल्प में देखिए आपके सामने डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है। तो डी को तो आप हटा दीजिए, साफ शब्दों में गलत था। अब ऑप्शन आपके सामने एक तरफ ए और बी है, एक तरफ बी और सी है। अगर कूट में होता ए बी सी तो ये ऑप्शन सही चला जाता, लेकिन कूट में ऑप्शन एग्जामिनर ने नहीं दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ए और बी दिया है और बी और सी दिया है। इन दोनों में अगर मैं बात करूँगा तो आप बी वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि सी वाला कम प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि कम इसमें चीज़ें स्पष्टीकरण कर रहा है, लेकिन ए वाला ज़्यादा स्पष्टीकरण कर रहा है। इसलिए पहला विकल्प आपका सही होगा, ए और बी करेक्ट होगा। बात समझ में अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में भी। पूरा प्रोवाइड भी करा चुका हूँ। स्पष्ट है? जी सर। हाँ, केवल इतनी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा सर कि याद ये रखिए कि ये घरेलू जो हिंसा है इसमें शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा शामिल किया गया है। ये कीवर्ड आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक दर्शन है समाजकारी में समान अवसरों से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा दर्शन इनमें से हो सकता है 21 में? मानवतावाद। सर फर्स्ट वाला। तो मानवतावाद, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, यानी आप कह रहे हैं चौथा होगा सर, चौथा है। चौथा सर। अच्छा चलिए अब ध्यान सुनिए। आपने एक नाम, मैं सभी के बारे में बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, समानतावाद, और एक समता भी, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक है देखो समतावाद, विकल्प नंबर सेकंड में। समतावाद वो दर्शन है जो समाज में समान अवसरों से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। समानतावाद, मैं आपको बताता हूं, यह इस विचार पर बल देता है कि सभी लोग मौलिक रूप से मूल्य, नैतिक जो स्थिति है, मूल्य या नैतिक स्थिति उनमें समान है। उन्हें ना अवसर, संसाधन, उपचार तक समान पहुंच होती है, इसलिए समानतावाद है। समानतावाद सामाजिक असमानता से उत्पन्न असमानताओं को कम करना
और सभी के लिए समान अवसर को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं समानता या इक्वलिटी जैसे शब्द को लेकर, लेकिन आपके मन में एक विचार और भी आ रहा होगा एक समता को लेकर। समता भी समानता का ही पार्ट है, बराबरी का पार्ट है। समता बनाए रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सभी लोग समान रूप से अधिकार और अवसरों के हकदार होते हैं, ये भी सही बात है। तो वहाँ समता शब्द आता है। लेकिन समतावाद है, और सवाल कहता है समतावाद एक ऐसा दर्शन है जो समाज के समान अवसरों से जुड़ा हुआ है, बराबरी का पार्ट नहीं। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा ना, एक कीवर्ड हमें एलिमेंट करना था, एक कीवर्ड निकालना था, और वो की आपका फोर्थ नहीं होगा, आपका सेकंड ऑप्शन होगा समतावाद। जो समानता है, जैसे अगर एक बात करें हम लोग समानतावाद, ऑप्शन नंबर अगर हम देखें थर्ड वाले को, है ना, थर्ड वाला ऑप्शन, ये जो समानतावाद है सर, ये एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जो मध्य युग में यूरोप में प्रचलित था। ये मध्य युग में यूरोप में प्रचलित था ये सब। तो इसलिए इसमें ना, जानते हैं क्या होता है, याद होगा आप लोगों को कार्ल मार्क्स वाला, भूमि का एक स्वामी होता है और सामंतों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जहाँ बेसिकली मजदूर कह लीजिए या दास कह लीजिए वो होता है। तो ये अलग पार्ट है समानतावाद, लेकिन समतावाद अलग है, इसलिए तीसरा तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, आप कंफ्यूज हो रहे थे फोर्थ वाले में, लेकिन फोर्थ को मैं एक बार और बता दूं। इस समता का मतलब है समरूपता, है ना, समानता का भाव व्यक्त करना है ना, दर्शन के पार्ट में नहीं, दर्शन के पार्ट में नहीं, दर्शन के दृष्टिकोण में आप लोगों को नहीं यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समता का मतलब जैसे कि बच्चे को जिस प्यार या व्यवहार को ज़रूरत है उसे उस हिसाब से प्यार और व्यवहार करना चाहिए, वो है समता। भाई जिस व्यक्ति को जिस तरीके की ज़रूरत है उस तरीके का आप वहाँ पे लगाइए टेक्निक, वो है समता का पार्ट, है ना, वो पार्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट है समतावाद, जो समानतावाद है, दूसरा पार्ट जो है समतावाद, वो एक समाज में अगर हम बात करते हैं तो एक दर्शन है, वो एक दर्शन का पार्ट माना जाएगा, और ये इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मानवता तो बिल्कुल होगा ही नहीं। चैतन्यकरण का अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई है? ये तो बड़ा फेमस शब्द है, आप लोगों को पता भी है, बता भी दोगे? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल। देखो ये इसको कहीं कहीं आप देखेंगे, अगर अपना पेपर वगैरह में नाम आता है बेसिकली चैतन्यकरण आलोचनात्मक, है ना, आलोचनात्मक चेतना की अवधारणा ब्राजील के शिक्षक और दार्शनिक पाउलो फ्रेरे के द्वारा इसको विकसित किया गया था सन 1960 में। 1960 में, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में 23 में क्या कहता है कि सामूहिक समूह कार्य यानी सोशल ग्रुप और प्रैक्टिस का कौन सा मॉडल है जो व्यक्ति के साथ साथ समूह को पारस्परिक लाभ देता है, रेसिप्रोकल लाभ देता है? ये तो मॉडल आ गया। अब रेसिप्रोकल नाम दे रहा है तो बता ही सकते हो आप लोग आसानी से। ऑप्शन सेकंड। सेकंड ही होगा, बिल्कुल सही जवाब। ऑलरेडी दे रखा था ऑप्शन में ही, पारस्परिक लाभ का मतलब ही होता है रेसिप्रोकल, सेकंड सही जवाब है। हाँ ठीक है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? बोलिए।
सर फर्स्ट ऑप्शन। 1 जनवरी 2015। ठीक है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि पहला वाला ऑप्शन सही है भाई, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। नीति आयोग की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन एक संस्था है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। 1 जनवरी 2015 को बेसिकली केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसको बेसिकली बनाया गया था, है ना। और नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, है ना। इसके 7 स्तंभ हैं। पेपर में ये 7 स्तंभ में से कोई ना कोई स्तंभ तो पूछ ही लेता है 3-4 करके कि आप बताएं कौन कौन सा है। तो एक होता है इसमें सक्रियता, जनहित, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश, समानता, और लास्ट समानता के बाद पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता। तो ये है, ये जानते हैं एक आया था योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, उसी जी, जी। स्थान पे आया ये नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। पहला सही है, ठीक है, यहाँ पे देखो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या होना चाहिए? जनसंख्या में वृद्धि दर क्या हो? पहला का दूसरे नंबर। सॉरी, जब दो बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। मैडम जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, आप ये कह लीजिए कि ये वह दर है जिससे किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या का आकार बदलता है। आमतौर पर प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है। यही जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन दर, उत्प्रवासन दर जैसे कारकों से प्रभावित होता है ना। तो इसमें हम करते क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि दर को जन्म दर में प्रवासन दर को प्लस करेंगे, मृत्यु दर में उत्प्रवासन दर को प्लस करके दोनों को बेसिकली हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और यहाँ प्रतिशत में व्यक्त जनसंख्या में जो परिवर्तन है ना, ये प्रतिशत में व्यक्त जनसंख्या में परिवर्तन जो है, ये है आपका जनसंख्या की वृद्धि दर। ये प्रतिशत व्यक्ति जनसंख्या में परिवर्तन। समझिए कि जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिशत दर में व्यक्त करने का मतलब जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाने का एक तरीका है मैडम। प्रतिशत में ये तरीका है जो आपका सूची सेकंड में लिखा हुआ है ना, ये तरीका है। और यह किसी दिए गए समय अवधि में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है, जो कि मृत्यु, जन्म, प्रवास के कारकों के कारण होता है। सही पॉइंट आपका यही जाएगा जो आपका 4 में लिखा हुआ है। जनसंख्या की प्राकृतिक दर क्या होती है? सर ऑप्शन 3, किसी विशेष क्षेत्र में दो समय बिंदु के बीच जन्म और मृत्यु के अंतर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जन्मों और मृत्यु के बीच का अंतर केवल याद रखिए, बस जन्मों व मृत्यु के बीच अंतर। ठीक है, जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है ना। उसके बाद जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि का मतलब किसी क्षेत्र में लोगों की सेकंड ऑप्शन। ओके, इसका मतलब है किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में वृद्धि। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, मतलब किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है, ये तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है।
जब ना जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तब होता है ये, ठीक है, ये बात याद भी रखेंगे आप लोग। जन्म दर प्रतिवर्ष प्रति 1000 लोगों में जीवित जन्मों की संख्या पर फाइंड आउट किया जाता है, और प्रतिवर्ष प्रति 1000 लोगों में होने वाली मौतों की संख्या के आधार पर मृत्यु दर होती है। और जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि, जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि क्या होगा? यदि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या की घटती, मतलब किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में कमी का आना, अर्थात जन्म दर और प्रवास दर में अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है और वे देश छोड़कर कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सही विकल्प होगा पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1, है ना। देखिए 3, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, हाँ 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू NFS 5th 2019-21 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबों की संख्या सबसे अधिक थी? झारखंड। मेघालय मेघालय। ऐसे ही तुक्का मार दे भाई, ये आप लोगों को पता बिहारी बोल। आप नहीं, एक नाम आपको पता होना चाहिए, NFHS वाला, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हाँ बिल्कुल। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप बता रहे हैं 5th वाला 2019-21 का डेटा, ये ना बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का सबसे अधिक अनुपात अगर देखने को मिला इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो बिहार का मिला। बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड आप जो बता, वो दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं 8.81, और बिहार का आप दर्शा सकते हैं 33.76, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट जवाब होगा। सेवन नंबर का सवाल, मनोचिकित्सकों और मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता के समूह चर्चा और सामना समूह यानी एनकाउंटर ग्रुप मानसिक स्वच्छता क्लिनिक और मनोरोगी अस्पतालों में समूह बैठकों और मनोभ्रंश यानी साइकोड्रामा में अभिनय सहित गतिविधियों की एक विशाल विविधता को क्या कहते हैं? ये तो बड़ा आसान सवाल है, नाम चौथा सर, मनोरोग समूह गतिशीलता। नहीं सर, सर तीसरा होगा, तीसरा। तीसरा ओके, तीसरा होगा सर। यहाँ तीसरा नहीं होगा सर, ये जो दूसरा। हाँ, अगर हम आपसे बात करेंगे इस सवाल में तो दूसरे को जवाब देंगे, क्योंकि इसका सही विकल्प आप लोगों के लिए सामूहिक चिकित्सा है ये। क्योंकि देखो, मनोचिकित्सकों और मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, ग्रुप चर्चा हो रहा है, एनकाउंटर ग्रुप भी हो रहा है, जो आप लोग सामना समूह का नाम देते हैं। साइकोड्रामा में अभिनय सहित एक्टिविटी हो रही है विविध प्रकार का। तो ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ग्रुप जो है थेरेपी है। सही ऑप्शन सेकंड है। लेकिन सर इसमें सॉरी सर, बोलिए सर एक्चुअली क्या है इसमें सर, बैठकें हो रही है सर और वो हो रहा है सर इसमें सर, लेकिन चिकित्सा होती है तो सर इसमें रोगी का भी तो सर इन्वॉल्वमेंट होता ना सर। नहीं, इसमें आप समझे नहीं सवाल, फिर से सुनिए। इस सवाल में बेसिकली दिया ये गया कि एक मनोचिकित्सक है,
आप मनोचिकित्सक का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, साइकेट्रिक वगैरह जो जी सर, की बात मैं जी कर। सर, जी सर। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो आपके सामने मेडिकल सोशल वर्कर है। मेडिकल सोशल वर्कर आप अपने आप को भी रख लीजिए, साइकेट्रिक अपने आप को काउंट मत करिएगा, लेकिन इसमें आप काउंट कर सकते हैं। यस सर। बोला गया कि इन दोनों के बीच में ना हो रही है चर्चा, हो रही है बातचीत, ग्रुप डिस्कशन हो रहा होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। एनकाउंटर ग्रुप हो रहा है, ग्रुप मीटिंग हो रही है। इन अगर हम बात करते हैं, इनमें मानसिक स्वच्छता और क्लिनिक या मनोरोगी अस्पताल में समूह बैठक और मनोभ्रंश यानी साइकोड्रामा में अभिनय सहित गतिविधियों का एक विशाल विविधता हो रही है। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हो रही होंगी उसमें, है ना, बहुत बहुत सारी चीज। विविधता लिख दिया है तो जाहिर सी बात है वो पैटर्न तो कहीं ना कहीं शामिल तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर ये चौथा मुझे लग रहा है सर। वजह चौथा, से नहीं चौथा। नहीं होगा, सुनिए तो। जब मनोचिकित्सकों और मानसिक सामाजिक कार्यकर्ता के समूह साथ में समूह चर्चा हो, वो भी मानसिक स्वच्छता और क्लिनिकों और मनोरोगी अस्पतालों में ग्रुप की बैठकें हो, और परिस्थिति में बेसिकली विभिन्न प्रकार के अभिनय सहित कोई क्रियाएं वर्णित गतिविधि हो रही हो, एक्टिविटी हो रही हो, तो हम उसे ग्रुप डायनेमिक के बजाय ग्रुप थेरेपी कहेंगे। ये शब्द एक समूह के भीतर बातचीत और प्रतिक्रिया को संदर्भित कर रहा है, विशेष रूप से चिकित्सकीय और नैदानिक संदर्भ में, डायग्नोसिस संदर्भ में। अब आप में से जो बच्चे विकल्प नंबर 4 को बता रहे हैं वो बेसिकली है क्या, उसको सुनिए। जो आप विकल्प 4 बता रहे हो, साइकेट्रिक ग्रुप डायनेमिक, पहली बात तो यह साफ शब्दों में स्पष्ट हो गया कि इस साइकेट्रिक ग्रुप डायनेमिक में आएगा तो केवल और केवल साइकेट्रिक्स आएंगे। आप यहाँ पे सोशल वर्कर को यहाँ पे नहीं शामिल कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, ये ग्रुप चिकित्सा यानी ग्रुप थेरेपी के अंतर्गत, इस ग्रुप थेरेपी के अंतर्गत यह आएगा मनोरोग समूह गतिविधि, यानी जो ये 4 वाला पॉइंट है ये ग्रुप थेरेपी के अंतर्गत आएगा। ये मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के ग्रुप के भीतर होने वाली जो जटिल अंतःक्रियाएं हैं या जो व्यवहार हैं और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं को वो स्टडी या उसके संदर्भ में उसकी समस्या का समाधान व्यक्तिगत तौर पर करेगा, ना कि ग्रुप के आधार पर करेगा। हालांकि ग्रुप डायनेमिक है, गतिशील, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, क्रियाओं को करने की परिप्रेक्ष्य में, चिकित्सकीय अनुभव को प्रभावित करने के परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो कार्य तो होगा लेकिन डायनेमिक के रूप में हो रहा है, तो एक व्यक्तिगत या व्यक्ति के अंतर्गत अंतःक्रिया या उसके व्यवहार पर पर्टिकुलर बल दे रहा है। लेकिन सवाल देखो कह रहा है कि समूह चर्चा है, हम समूह चर्चा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं। अगेन बोल दिया, एनकाउंटर एक समूह होता है, एनकाउंटर एक टाइप का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को भी इसने संबोधित कर दिया। ये थोड़ा छोटा ग्रुप होता है, असंरचित समूह होता है। इसमें सोशल वर्कर के द्वारा ना व्यक्ति की आत्म जागरूकता के प्रति बात की जाती है, संवेदनशीलता पर बात की जाती है, पारस्परिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए बातचीत होती है, पर्टिकुलर डिस्कशन होता है बच्चे के साथ या उस व्यक्ति के साथ। जो ग्रुप में रहेंगे तो पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के साथ होता है। ठीक है सर, ओके। तो इसलिए ये देखो ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, और इन ग्रुपों के माध्यम से मानसिक स्वच्छता मनोरोगी अस्पताल में बैठक हो रही है ग्रुप का, तो ग्रुप के आधार पे, ना कि व्यक्तिगत के आधार पे। मनोभ्रंश यानी साइकोड्रामा है, अभिनव सहित विभिन्न प्रकार की विशेष गतिविधियां हो रही हैं, तो वो सर ना ग्रुप थेरेपी है। वो क्या है? ग्रुप थेरेपी। अब मैं बताता हूं इस सवाल का ऑप्शन कैसे सही होता, 4 वाला। अगर
आप लोगों से, यहाँ सारी चीज़ें वही होती, समूह चर्चा की बजाय यहाँ क्या होता, समूह सम्मेलन। क्या होता, समूह सम्मेलन या व्यक्ति सम्मेलन होता, कॉन्फ्रेंस, व्यक्ति सम्मेलन। तो समूह सम्मेलन लिखता, फिर जैसे इनकाउंटर समूह लिखा है कॉमा करके, वैसे इन कॉमा करके लिखता व्यक्तिगत सम्मेलन या व्यक्तिक सम्मेलन। इन प्रक्रिया में मानसिक स्वच्छता क्लिनिक, मनोरोगी अस्पताल में ग्रुप बैठकें नहीं बनती, चर्चा बनती, साक्षात्कार वाली प्रक्रिया, सेवार्थी के साथ डिस्कस बनता यहाँ पे। और फिर यहाँ पे साइको ड्रामा में अभिनव सहित विविध गतिविधियों के साथ एक विशाल विविधता को कहते, तो वो पार्ट आपका ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाता। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाता, फिर आता। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे 27 को। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। देखिए यहाँ देखो ना, ये प्रत्यक्षवाद है, अभिनववाद है, प्रकार्यवाद है, सामान्यीकरण है, ये शब्द दिए गए हैं। इसको आप लोगों को सूची जो दिया गया है आपके सामने, उसको सूची सेकंड से यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है आप लोगों से। ठीक है भाई, इससे मैच करना है। ये देखो पॉजिटिज्म शब्द को संबोधित किया जा रहा है आपके सामने। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं, ये शब्द होते क्या हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं सेकंड शब्द में, तो अनुभववाद एक एम्पिरिकलिज्म शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं, या आप इसे इस तरीके से संबोधित कर सकते हैं, अनुभववाद। अनुभववाद एक प्रकार से ना दार्शनिक सिद्धांत है, जहाँ ज्ञान और समझ के रूप में बेसिकली संवेदी अनुभव और अवलोकन बेसिकली प्राप्त होता है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर सारी चीजें। तो चलिए एक बार सॉल्व करते हैं इसको भी। ठीक है, क्या होता है, चलिए देखिए, मैंने एक शब्द यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, प्रत्यक्षवाद शब्द। आप इसे आप सभी लोग किस नाम से संबोधित करेंगे? पॉजिटिज्म शब्द है, एक दृष्टिकोण, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, ज्ञान और एकमात्र वास्तविक और प्रमाणित स्रोत जो बेसिकली अनुभवजन्य अवलोकन और वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, उसे हम लोग प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो समाजशास्त्र का विज्ञान जहाँ केवल अवलोकन योग्य, मापने योग्य व्यवहार का अध्ययन करने या अध्ययन किया जा सकता है, उस प्रक्रिया में ये शब्द शामिल होता है, पॉजिटिज्म शब्द, प्रत्यक्षवाद, यानी ये आपका दूसरा सही होगा। अनुभववाद में अनुसंधान का एक दृष्टिकोण है जो तथ्य और अवलोकन के आधार पर डेटा को संग्रहित के माध्यम से तथ्यात्मक जांच पर बल देता है, तो वो अनुभववाद को रिलेट कराता है, यानी ये आपका तीसरा। प्रकार्यवाद में अगर हम आपसे बात करते हैं, तो समाज की एक ऐसी प्रणालियाँ या प्रणालियों के समूह के रूप में देखा जा सकता है जिनके कार्य एक दूसरे के पूरक हों, भूमिकाएं या कार्य संतुलन और यथास्थिति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो। उस क्रिया में एक्टिविटीज़ है, फंक्शनल्स है, इसलिए इसको रिलेट कराएगा। और सामान्यीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन शब्द से, और ये आप कह सकते हैं जिसके द्वारा समूह, ठीक है, जिसके द्वारा समूह समुदाय के बहुमत के सामान्य और विशिष्ट जीवन में एकत्रित किया जा सकता है, उसको हम लोग सामान्यीकरण का नाम देते हैं। तो पहले का अगर यहाँ पर गया है तो 2 है, दूसरे का 3 गया है, तीसरे का 4 गया है, फिर 1 गया है। तो 2 3 4 1 वाला ऑप्शन जहाँ पर है उसको चयन कर लीजिए। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। दूसरा वाला
क्या यहाँ पे होना चाहिए? दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बताइए मेडुलेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? कौन इसके विशेषज्ञ है? इंग्लिश में थोड़ा सा शुद्ध मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे सुजान डेनहम का नाम मिलेगा। मेडुलेशंस, ये शब्द आपका सही जाएगा। ठीक है, मेडुलेशन एक वेब फॉर्म से संबंधित है। ठीक है, वेब फॉर्म से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल में सूचना छोड़कर डेटा रेडियो तरंगों के बदलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सुजान डेनहम, तो ये इसका संदर्भ आएगा, यानी 4। ठीक है, प्रेफरेटिकल लुकिंग टेक्निक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? फेंटस। हाँ, फेंटस के द्वारा दिया गया है। और गहराई धारणा डेप्थ परसेप्शन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? गिब्सन। हाँ, गिब्सन एंड वॉक के द्वारा। और कैंस्पेस के द्वारा अगर हम बात करते हैं, एक अवधारणा है, ये जॉनसन एंड मर्टन के द्वारा, यानी सेकंड, है ना। तो 4-1-3-2 है, फोर्थ। आपका सही है, चौथा। ठीक है, चलिए कल जो है ये पेपर समाप्त हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे पेपर। ठीक है, जौहरी विंडो आ गया। जौहरी विंडो मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को। कल आपका ये पेपर समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा पेपर कल करेंगे उसके बाद हम लोग। तो आज के लिए कल इतना रखते हैं। 7:15 पर रिसर्च की क्लास रहेगी, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं इसी लिंक पर। सर ये पीएचडी का सर एग्जाम कब डेट क्या है सर?